हे गाइस, दिस इज लवकुश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीए फाइनल पेपर रिव्यू के लेकर कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम और जनवरी 2026 का पेपर कैसा आया था। वैसे तो आप सब लोग को पता लग ही गया होगा कि किस लेवल का और किस प्रकार का क्वेश्चन जनवरी 2026 में आ रहा है। फिर भी मेरा अप्रोच क्या था, कौन सा पेपर मेरा अच्छा गया, कौन सा ख़राब गया, चलो डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करूँ पेपर नंबर 1 एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो देखो, मैंने एफआर पेपर लिया था प्रतीक जगाती सर से और क्लासेस मेरा लगभग कंप्लीट ही था और इसीलिए मैंने एफआर का मेरा प्रिपरेशन बढ़िया था और लास्ट का 5 दिन एग्ज़ाम से 5 दिन पहले भी मैंने बढ़िया से प्रिपरेशन किया हुआ था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा एफआर अच्छा जाएगा, पर एफआर का पेपर बहुत ही लेंदी था। तो ये नहीं बोल सकते कि एफआर बहुत आउट ऑफ सिलेबस था या आउट ऑफ माइंड, ऐसा कुछ बाहर से था। पेपर मैनेजेबल था और मेरा एफआर का पेपर बढ़िया गया है, थोड़ा अबव एवरेज था। तो सबका ही एफआर अच्छा गया है। फिर उसके बाद आता है मोस्ट स्केरिंग। लोग बोलेंगे कि ये पूरा मेरे ही बुक से था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिलो एवरेज है। आई एम टॉकिंग अबाउट एएफएम पेपर। कोई कितना भी बोल ले कि मेरे ही बुक से था या 218 पेज का बुक पढ़ लो, सब मेरे पे कवर है, भाई नहीं होता है। एएफएम का पेपर ऐसा था कि आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये क्वेश्चन तो मैं करके गया हूँ, पर जब एग्ज़ाम हॉल में आप सॉल्व करोगे ना, आपसे नहीं होगा। आप डाउट करोगे कि यार प्रोसेस यही था क्या, इसका आंसर कुछ गलत नहीं निकल रहा है। मतलब एवरी क्वेश्चन हैज़ सम न्यू पॉइंट्स। तो उसके चक्कर में एएफएम का एग्ज़ाम उतना बढ़िया नहीं गया है, बट आई वॉज एक्सपेक्टेड कि उसमें 40+ तो आ ही जाएगा, कि इतना भी बेकार नहीं गया है कि उसमें पासिंग लाने के लिए मरना पड़े। मेरा एफआर बढ़िया गया था। एएफएम मतलब वो फेलिंग के रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं, उसमें मेरा 40+ का चांसेस है, बढ़िया पेपर गया था। उसके बाद आता है ऑडिट। ऑडिट भी इस बार का जो ऑडिट था वो सितंबर के ऑडिट से बढ़िया था, यानी कि पेपर लेंदी। देखो, सारे ही पेपर लेंदी है, मैं एक ही बार में सारा बोल दूँ, पेपर सारा ही लेंदी है इस बार का। तो जो ऑडिट का पेपर है उसमें भी बहुत लेंदी है क्वेश्चन, बट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो इसलिए ऑडिट इस बार बढ़िया गया है कंपेयर टू एएफएम। इस प्रकार जो मेरा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 मेरा बढ़िया गया है और एक्सपेक्टिंग कि इस बार पास कर जाए। देखो, एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं, कोई 100% श्योर तो है नहीं, क्योंकि ICAI आपको लगे कि मैं इसमें अच्छा नंबर लाऊंगा, उसमें ही आपको कम नंबर देगा, और लगा कि यार इसमें तो मेरा उतना बढ़िया गया नहीं, तो उसमें नंबर बढ़िया आ जाता है। ये मेरे साथ हुआ है इंटरमीडिएट के दौरान। मेरा ग्रुप 1 ओवरऑल मेरे अनुसार बढ़िया गया था। मैंने अपना 100% दिया ग्रुप 1 का और ग्रुप 1 मेरा बढ़िया गया है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 को लेकर। तो देखो, मैंने ग्रुप 1 पहले भी दिया था सितंबर में, पर मेरा हुआ नहीं था। तो मेरा मेन फोकस था कि कैसे भी करके जनवरी में मैं अपना ग्रुप 1 निकालूँ कम से कम, ग्रुप 2 बाद में होता रहेगा। बट मैंने एग्ज़ाम फॉर्म दोनों को भरा था। क्योंकि मैंने सितंबर के लिए तो ग्रुप 1 एक बार पढ़ा ही था, तो मैंने सोचा था कि ग्रुप 1 फिर से जल्दी पढ़ लूँगा और IDT एक बार रिवीजन वीडियो से मैंने क्लासेस भी लिया था कि जैसे करके कर लूँगा। बट लास्ट में हुआ नहीं, मैंने ग्रुप 1 में ही बहुत टाइम दे दिया था। तो मेरा ग्रुप 1 सही से रिवाइज हुआ नहीं था, पर फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैं सोचा मैं तो एग्ज़ाम दूंगा, जो 1.5 डेज होता है मैं उसमें बढ़िया से पढ़ूंगा और उसमें एग्ज़ाम दूंगा। बट क्या हुआ, DT का पेपर देख के, भाई कोई कितना भी बोल ले कि DT के पेपर मेरे क्वेश्चन बैंक से था, मेरे कॉन्सेप्ट बुक के था। भाई DT का क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे, बहुत सारा न्यू क्वेश्चंस थे। अब देखो, दो चार क्वेश्चन जो थे वो तो ICAI के मॉड्यूल से ही आएगा, जैसे कि ये था बार का क्वेश्चन था, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, ये सब इजी क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का तो आपको मिल जाएगा। पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे TDS का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली टेस्ट कर रहा था। यानी कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके जा रहे हो या 1.5 डेज में आप सिर्फ सोचो कि रिवीजन वीडियो कर लेता हूँ, तो आपसे ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखने में लगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन तो किया है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो मेरा DT का पेपर उतना अच्छा नहीं गया था।
उतना अच्छा गया मेरा, अच्छा नहीं गया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि उसमें मेरा 40 आएगा, बट फिर भी मैंने हार नहीं माना, बोले चलो आगे का पेपर देते हैं। आईडीटी का पेपर आया। आईडीटी मेरा पढ़ा हुआ था। मेरा आर्टिकल्स के पीरियड में भी मैंने आईडीटी में काम बहुत ज़्यादा किया था, तो मैं सोच रहा था कि यार क्या ही पूछेगा आईडीटी में, काम तो किया हूँ, प्रैक्टिकल तो जो होगा देखा जाएगा, और मैंने थोड़ा बोरा पढ़ा भी था। बट क्या ही क्वेश्चन था आईडीटी का, वो सब लोग देख कर चॉक्ड हो गए थे कि क्या, सॉरी शॉक्ड हो गए थे कि देखो मेरा वर्ड भी इधर उधर निकल रहा है। अभी तक शॉक्ड हूँ कि कैसा पेपर आया है। तो आईडीटी का पेपर भी बढ़िया नहीं गया है, घटिया पेपर गया है। अब देखो मैं बताता हूँ, मैं जब आर्टिकलशिप में था तो जो जीएसटी में टीडीएस होता है, वो मैंने टीडीएस के ऊपर बहुत सारा काम किया था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। वो एमसीक्यू भी 1 नंबर का आ गया, उसके बाद टीसीएस का क्वेश्चन आ गया। तो देखो मतलब जो सोच के जाते हो ना वो नहीं होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन हर एक चीज़ में, कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी। अरे यार जीएसटी लाइबिलिटी कितना कंप्यूट करवाओगे, हर क्वेश्चन में आपको जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करवाना है। तो आईडीटी का पेपर भी घटिया ही गया है। बट मैं ग्रुप 2 लिख रहा था, मेन मकसद आप लोग को देख लग ही रहा होगा कि मेन मकसद एक ही है कि आईबीएस को एग्जाम कराना है, क्योंकि इस बार मैंने ग्रुप 1 अच्छा से पढ़ा है, और ग्रुप 2 भी नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ा है, डीटी आईडीटी पढ़ा ही है। और जो एसपीयूएम जो एसपॉम का एग्ज़ाम है वो तो 1 साल पहले, 1 साल तो भी नहीं हुआ ना, 9 महीने के आसपास पहले मैंने क्लियर किया था। तो वो सब भी ताज़ा फ्रेश पढ़ा हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि यार आईबीएस का पेपर एग्जाम करा लूँगा और अगले अटेम्प्ट में डीटी आईडीटी दे के काम ख़त्म कर लूँगा। बट जो आईबीएस का पेपर है यार, क्या ही पेपर है, उसको पेपर नहीं बोलते, सुसाइड करने का दिल करता पेपर देख के। यार क्या ही है वो, उसके लिए एक मेरे पास मीम है, आप देखो ये। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सबको। ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वही मर जाएगी, क्या पढ़ लिया। तो देखो ये था आईबीएस का पेपर। आईबीएस का पेपर ऐसा है ना भाई कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने पढ़ा है। मैंने सुना था, मैंने यूट्यूब में देखा था कि वो लोग बोल रहे थे कि देखो आईबीएस में केस स्टडी बहुत बड़ा आएगा, और एक पैराग्राफ एक क्वेश्चन को लेकर होगा। बट मैं क्वेश्चन कुछ और पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ में कुछ मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ग्रुप 1 के बेस पे जो आईबीएस में ऑडिट का क्वेश्चन जहाँ पर भी था, ऑडिट का क्वेश्चन मैंने सारा लिखा, एएफएम का क्वेश्चन लिखा, और एफआर का क्वेश्चन था इंडेक्स 102 का। भाई क्वेश्चन ईजी लग रहा था, मतलब जो उसमें डिटेल था कि उन्होंने XYZ को इशू किया है, और एक और कंपनी था कि उसको शेयर इशू किया है, शेयर बेस्ड। बट क्वेश्चन में कुछ और मांग रहा था, मेरे को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ था। तो आईबीएस भी फालतू गया है। और आईबीएस में लोग बोलते थे कि लॉ और कॉस्टिंग का जो आपका पोर्शन है वो 25 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स के आसपास पूछेगा। तो मैंने सोचा कि यार मेरा एसपॉम तो बढ़िया गया है, पढ़ के दिया है, तो मेरा ये भी हो ही जाएगा। बट यार हर एक क्वेश्चन में कम से कम 45 मार्क्स का तो लॉ और कॉस्टिंग था ही यार। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कम से कम 40 से 45 नंबर का आपका लॉ और कॉस्टिंग का पोर्शन था आईबीएस में। तो आईबीएस पेपर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ऐसे ही रखा ही क्यों है, मेरे को लगता है रखा है इसलिए ताकि बच्चों को फेल कर सकूँ। फेल करने के लिए ग्रुप 1 में है आपका ऑडिट पहले हुआ करता था, अब तो एएफएम है। बट क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो है आईसीआई टफ क्वेश्चन पूछे उसको लेकर कुछ नहीं कर सकते यार। आउट ऑफ द बॉक्स पूछे तो बोल सकते हैं, बट टफ क्वेश्चन के लिए आईसीआई पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मेरा प्रिपरेशन बोल सकते हो कि कमज़ोर है, आपका प्रिपरेशन कमज़ोर है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया। बट टफ पेपर के लिए आप आईसीआई को कुछ नहीं बोल सकते हो, उसका राइट है, वो पूछ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मेरा पेपर कैसा गया। अब बात करूँ आगे का, कोई स्टूडेंट देख रहा है मई के लिए या सितंबर के लिए, तो देखो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, किसी भी टीचर का, कोई भी टीचर हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी नामी फैकल्टी क्यों ना हो, एबीसी एनालिसिस पर कभी ट्रस्ट मत करना।
किसी का भी हो, एबीसी एनालिसिस आईसीआई की नज़र में कचरा है। वो जो लोग बोलते हैं ना कचरा है, तो वो एबीसी एनालिसिस आईसीआई की नज़र में कचरा है। वो कहाँ से पूछेगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। जो सबसे छोटा क्वेश्चन होगा ना, तुम बोलोगे यार ये तो पूछेगा भी नहीं, वही पूछ लेगा। या एक इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, तुम बोलोगे यार 6 नंबर के लिए ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि जो तुम छोड़ के जाओगे ना, सोचोगे कि ये तो नहीं पूछने वाला है, वो वही पूछेगा। इसलिए जो अगर आईसीआई के मैट में है वो तुम पूरा करके जाओ, उसमें एबीसी एनालिसिस नहीं चलेगा। एबीसी एनालिसिस आप लास्ट डे रिवीजन के लिए कर सकते हो कि हाँ मैं पहले ये चैप्टर कर लेता हूँ फिर वो चैप्टर कर लूँगा, ऐसा कर सकते हो। बट कभी भी क्वेश्चंस में या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में ये मत सोचना कि इसमें पिछला बार ये आया तो इस बार ये आएगा, या लास्ट 2 अटेम्प्ट से ये आ रहा है तो ये आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि एफआर में लास्ट 2 अटेम्प्ट से आपका कंसल्टेशन आ रहा था इंडेक्स 110 का, तो मैक्सिमम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार बिजनेस कॉम्बिनेशन आएगा। लोग हुए बना रहे थे बिजनेस कॉम्बिनेशन आ रहे। मैंने तो वो प्रिपरेशन बहुत बढ़िया किया था। आईसीआई का सारा मटेरियल का सारा ही क्वेश्चन 103 का बिजनेस कॉम्बिनेशन का पूरा किया था, चाहे वो मर्जर हो डीमर्जर हो, पूरा किया था। बट वो आया ही नहीं, शायद एमसीक्यू में 2 नंबर का आया था। तो लास्ट 3 अटैम्प्ट से यही आ रहा है। तो अब आगे आप ये अज्यूम मत कर लेना कि आईसीआई 3 अटैम्प्ट से 1010 दे रहा है तो अगला अटैम्प्ट में 1033 दे देगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आईसीआई कुछ भी कर सकता है, कहीं से पूछ सकता है। तो पहला तो यही है कि आप एबीसी एनालिसिस पे कभी ट्रस्ट मत करना। पिछला बार ये आया है तो इस बार ये आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरा, आप कभी भी ये जो होता है ना 2-4 पेज कम करने के चक्कर में एक छोटा सा समरी बुक पढ़ लिए हो कि ये पढ़ लेते हैं काम चल जाएगा। देखो अगर आपके पास बहुत ही कम समय है तो आप छोटे बुक की तरफ जा सकते हो, वरना छोटे बुक की तरफ कभी मत जाना। देखो छोटे बुक और बड़े बुक में होता ही क्या है, देखो मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट सारे ही कवर होते हैं, बट जो लैंग्वेज होते हैं ना आईसीआई का जो लैंग्वेज है, मान लो आईसीआई ने 4 सेंटेंसेस में कुछ बोल रहा है और एक फैकल्टी है जिसने उसे एक ही लाइन में समराइज़ कर दिया। अब देखो आपने समझ तो गए हो, वो एक ही लाइन में समझ तो गए हो, पर दिक्कत क्या है ना, आईसीआई जब क्वेश्चन पूछता है ना वो 4 लाइन से एक लाइन से किसी से उठाएगा, और आपने जो एक लाइन पढ़ा है क्या पता वो 3 लाइन आपके बुक में है ही नहीं, तो आप वहाँ पे फंस जाओगे कि यार ये है तो है क्या। तो इसीलिए देखो थोड़ा एक्स्ट्रा आवर डिवोट करो, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दो, बट पढ़ो तो अच्छा से पढ़ो, यानी कि जो भी है डिटेल में पढ़ो। डिटेल में पढ़ने का ये भी मतलब नहीं है कि अब एक ही चैप्टर में दिन रात डूबे हुए हो, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब जो भी पढ़ो आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि आईसीआई ने अगर वो 4 लाइन दिया है तो मेरे को पढ़ना तो 4 लाइन ही है, बट हाँ मेरे को याद 2 लाइन करना है या 1 लाइन करना है ये अलग बात है, बट आपको पढ़ना पूरा ही है। समरी बुक से कभी मत पढ़ना। मेरा अभी जो लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ओपिनियन सबका गलत हो सकता है, तो अभी तक यही है। तो देखो पहला है एबीसी एनालिसिस पर ट्रस्ट मत करना। दूसरा, समरी बुक पर ज़्यादा मत जाना। ट्राई करना, जितना ट्राई करना कि आप आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ो या जो ऐसे फैकल्टी का बुक पढ़ो जिसमें आईसीआई का लैंग्वेज हो और सारा का सारा कंटेंट कवर हो। दूसरा, अब एक है क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट बैंक। कोई बोलते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लेता हूँ, कोई बोलते हैं मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ लेता हूँ। तो क्या करना चाहिए? देखो फॉर थ्योरी, जैसे कि ऑडिट हुआ, ऑडिट के लिए ना आप क्वेश्चन बैंक पढ़ो या ना पढ़ो, आपको कॉन्सेप्ट बुक ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट बुक मतलब जो आईसीआई का मटेरियल है वो आप लाइन से पूरा ही पढ़ो, क्वेश्चन बैंक स्किप कर सकते हो। बट इन केस ऑफ डीटी, आईडीटी, एफआर, एएफएम आप कॉन्सेप्ट थोड़ा कम ही पढ़ो। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ मत पढ़ो, मतलब एक बार पढ़ लिया हो गया, उसको रहने दो। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो लोग एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन में ही खेलेंगे। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे आप, वो आपको उतना बेनिफिट देगा। सो यही है मेरा जनवरी 2026 का पेपर का रिव्यू। आगे का मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान तो यही है कि मेरा आर्टिकल से बाकी है, मंडे से आर्टिकल से में जाना है। ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा बे, तो आर्टिकल से में जाना है
और साथ ही साथ DT-ITT को मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट करना है फिर से। एक बार तो पढ़ा हुआ है ही, उसको रिवाइज करते जाना है, क्योंकि मुझे खुद ही ट्रस्ट नहीं है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, तो ऐसे ऐसे क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो बेटर है जितना जल्दी हो सके आप भी स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि कोई पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप उसको स्टार्ट कर दो पढ़ना। वेट करने का कोई ये नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आएगा मार्च में। मार्च के समय रिजल्ट आएगा आपका, और उसके बाद देखोगे कि 1 महीना फिर से बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। सो इससे अच्छा है कि आप इसे पढ़ना शुरू कर दो। सारा जो आपने बनाए थे प्लान कि मैं घूमूंगा दोस्तों के साथ, यारों के साथ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई। ये CA एग्ज़ाम है। पहले सोचा था कि यार फेल तो वही होता है ना जो पढ़ता नहीं है, अब समझ में आ रहा है कि फेल कौन होता है भाई। दुख होता है ना सच में। सो यही है CA एग्ज़ाम को लेकर। होप कि आगे आने वाला एग्ज़ाम अच्छा जाए, और जो लोग देख रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि मेरा आगे का एग्ज़ाम अच्छा जाए या उसके लिए हेल्प मिल सके, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि भाई साहब पढ़ लो, आप जितना हो सके उतना पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। ABC एनालिसिस के भरोसे मत बैठो। कोई भी टीचर कुछ भी बोले, कितना भी बोले कि मेरा कॉन्सेप्ट बुक से पूरा आया था, जो बच्चा रो रहा है वो पढ़ाई नहीं है, भाई वो सब गधे टीचर है। टीचर भी गधे होते हैं, यस मैं बोल रहा हूँ, टीचर भी गधे होते हैं। सो ऐसे टीचर से आप जितना हो सके दूर ही रहो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ICI क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? क्वेश्चन पूछेगा तो वो अपने मटेरियल से ही ना, वो बट ऐसा अनएक्सपेक्टेड एरिया से क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ी किसी को थोड़ी पता होता है कि यार ये वहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ है उसमें से क्वेश्चन बना दूँ, ऐसा कुछ कर दूँ। तो देखो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है, इस पर कभी और बात करेंगे, बट चलो अभी के लिए रखते हैं। आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं तो सोचा था घूमने जाऊंगा, पर कुछ होने वाला है नहीं, फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। टाटा बाय बाय, पढ़ाई करो। पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या होगा मैं आपको शेयर करूँगा बहुत जल्द, कि मैं DT-ITT का क्लास कैसे स्टार्ट करूँगा, कहाँ से लूँगा, रिवीजन वीडियो, नोट्स सब बताऊँगा बाद में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।